जय गुरु जी गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपने 8 पॉडकास्ट के साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने वो मंजर देखा है जहां हम बात करते हैं 1984 के दंगों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और कुछ उन्हीं से रिलेटेड बात करके आज आपके सामने लेके आने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं नरेंद्र जग्गा जी का आज यहाँ आने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए, स्पेशली 15 अगस्त के ओकेजन पे अपना टाइम निकालने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी जो सर हैं वो लोकतंत्र सेनानी अध्यक्ष हैं। बाकी सर आप अपने बारे में बताइए। मैं चाहूँगी कि हमारे पास तो बहुत कम बातें होंगी आपके बारे में बताने के लिए, आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मैं नरेंद्र जग्गा हूँ। मेरे पिता ही स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास जग्गा। हमारा साबुन का काम था सदरवटी पर। जी सर। और पिताजी हमारे वहीं से आए जब स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, स्वतंत्रता तो हमको प्राप्त हुई, कोई शक नहीं। 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन उस खामियाजा बहुत लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि विस्थापित होकर वहाँ से आना पड़ा सब लोगों। जी बिल्कुल। और अनेकों जैन परिवार, पंजाबी परिवार, हिंदू पंजाबी जितने भी थे, वहाँ से हमारे पिता बताते हैं कम से कम 72 मील तक पैदल चल के आए। हम लोग सब कुछ वहाँ छोड़ दिया, सारा व्यापार, सारी खेती वेती सब छोड़ दी। यहाँ की बड़ा स्ट्रगल करने के बाद हम लोग खड़े हुए। मेरा जन्म तो खैर आगरा में ही हुआ, पिता ही वहीं से आए। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए स्वतंत्रता दिवस के दिन कि हमने कितने लाखों लोगों को खोया उसमें। इतनी बड़ी त्रासदी शायद कभी हो नहीं सकती, मानवता का कत्ल किया जाए उससे। और जहाँ तक स्वतंत्रता की बात है, ठीक है हम स्वतंत्र हुए, इतने स्वतंत्र हो गए कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो अंकल जैसे आपने अभी बताया कि आप लोकतंत्र सेनानी हैं एक, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे कि कौन होते हैं लोकतंत्र सेनानी, मतलब कैसे ये पदवी आपको मिली, कैसे ये टाइटल आया? ये ऐसा हुआ 1975 में 25 जून के तारीख में इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। जी जी जी। और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल घोषित कर दिया था सारे देश के अंदर। उसका कारण ये था कि इंदिरा गांधी पिटीशन दायर किया था राजनारायण जी ने उनके खिलाफ इलाहाबाद में चुनाव में, रायबरेली से वो चुनाव लड़ी थी। जी जी। और उस चुनाव में वो जीत गई, लेकिन पिटीशन दायर किया राजनारायण जी उनके अगेंस्ट में थे। जी जी। तो उस पिटीशन में वो हार गई और उसके बाद उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जस्टिस खन्ना ने। अच्छा। और चाहिए तो था उनको त्याग पत्र देना, लेकिन उन्होंने रातों रात इमरजेंसी लगा दी। अच्छा। क्योंकि सारा मंत्रिमंडल उनके पक्ष में था। जी। और सारा देश बिल्कुल कारावास की तरह हो गया। जी जी। जितने भी विपक्ष के नेता थे, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चार्ल्स फर्नांडीज रहे हों, लालू प्रसाद यादव रहे हों, जितने भी विपक्ष पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता थे, रातों रात घर से उठा दिए। अच्छा। और फंडामेंटल राइट जो होता है, नागरिकाधिकार जो होता है, वो सारे फंडामेंटल राइट जो थे समाप्त कर दिए गए। अच्छा। आप पूरी तरह से तानाशाही का जो वातावरण था मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस समय ज़्यादा नहीं, मैं 11th में था, 15.5 साल की उम्र रही होगी। संघ का संसेवक था, ये मुझे गर्व होता है कि मैं संघ का संसेवक। जी जी जी। और संघ के माध्यम से हम लोग इसके लिए बड़े उत्तेजित थे किस तरह से किया जाए। तो ग्रुप के रूप में हम लोग जाते थे सत्याग्रह करके, और इतना अत्याचार होता था कि पुलिस ने इतना मारा था, शायद क्रिमिनल को भी इतना नहीं मारा जाता। अच्छा। और जहाँ तक कि मुझे याद है, जब हम 11 लोग गए यहाँ से, 5 लोग फिरोजाबाद से थे और 6 लोग हम आगरा से थे। कमल नयन जी थे मेरे साथ, और मेरे साथ राजेश अग्रवाल जी थे, अनेक लोग थे, विजय बंसल थे। हम सब लोग 11 लोग तैयार हुए। हमारा बहनों ने तिलक किया मातृवैश्य में यहाँ पर, और वहाँ से जाकर हम लोग रोशन मोहल्ले में पहुँचे, वहाँ और अन्य बहनों ने तिलक किया। उसके बाद हम पर्चे बांटते हुए शहर में चल दिए। मतलब 15 साल की उम्र में ही आपने देश को संभालने का वो जो एक कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उस टाइम में एक स्वतंत्रता, तो चलो जो हमें आपने बताया जिस तरीके से उस टाइम पे जिस तरीके से पार्टीशन हुआ और वो बहुत सारी चीज़ें हुई, जो मंजर उन लोगों ने देखा है, कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं हमारे भी जो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी हैं, या फिर जैसे हम अपने एक फादर इन लॉ से सुनते हैं हमारे दादा दादी के बारे में, या मेरे पिताजी से कि लाहौर से आके यहाँ रहना बसना, कईयों की जानें गई, कईयों को खो दिया गया, बहुत कुछ था जो वहाँ छोड़ के। अगर आज भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो उस घर जाने के लिए तरसते हैं,
तो उस समय के बाद जो ये आप बता रहे हैं एकदम इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के लिए क्या मतलब कैसे हालात थे? हालात इतने खराब थे कि पूरा पुलिस का रास्ता, एक पुलिस वाला साधारण सा पुलिस वाला कार से उतार के चाटा मार देता था। फंडामेंटल राइट बिल्कुल समाप्त थे, नागरिक अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया गया था सारी जनता को। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे कसा हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि स्वतंत्र भारत में बिल्कुल 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, बिल्कुल, और 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी पीरियड बिल्कुल ऐसे था जैसे बिल्कुल जेल बन गया हो। जब आपके फंडामेंटल राइट ही नहीं रहेंगे, आप किसी शासन के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, शासन के खिलाफ आप आवाज ही नहीं उठा सकते। हमारी साबुन की फैक्ट्री थी, पूरी तरह तबाह हो गई। मेरे बड़े भाई साहब बाकायदा इसमें स्टेट बैंक में, तो उनकी सर्विस खतरे में पड़ गई। अनेक लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, बड़े बड़े लोगों की बिजनेस खत्म हुए, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी त्रासदी सही, इतना कि नाखून तक खींचे गए। हम लोग जब जेल गए उस समय हमारे साथियों ने अंदर अनशन कर दिया था इसी डिस्ट्रिक्ट जेल में। हाँ, इसी डिस्ट्रिक्ट जेल में अच्छा। हमें यहाँ फारे पर गिरफ्तार किया गया 11 जनों को। और हम लोगों जब हवालात में बंद किया गया तो मुझे आज भी याद है कि ऐसो मिलने आए हमसे, क्योंकि पिटाई के लिए मना कर दिया था पीछे से। ये हमारा थोड़ा सा सौभाग्य था, थोड़ा बहुत तो हाथ हमें भी लगा, लेकिन जिस तरह की पिटाइयां हुई, नाखून तक खींचे गए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को तो कहते हैं उल्टा लटका दिया गया, जो अपने देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर तो ये धारा लगाई थी कि पटरी उखाड़ रहे हैं। इस प्रकार की जिस धारा में चाहा उस धारा में बंद कर दिया। ऐसो ने हमसे इतना कहा था कि आप किस मिट्टी के बने हो। हमने बड़े बड़े क्रिमिनलों से बुलवा लिया कि किसने तैयार कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि संघ ने तैयार किया है। हम तो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे से ये भी कहा, कमल नयन भी थे मेरे साथ, कि भैया इससे इतनी बड़ी शक्ति से आप कैसे लड़ेंगे। तो कमल नयन क्या, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। करीब 1.5 लाख से अधिक लोग पूरे देश में गए, क्योंकि बड़ा आसान नहीं था वो जेल। आज लोग कहते हैं साहब कौन सी जेल रहेगी, आपको पेंशन मिलती है, ये मिलती है। पेंशन भी किसी ने मांगी नहीं थी, किसी ने नहीं मांगी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसका हमको लोकतंत्र सेनानी का एक पद मिल जाएगा, एक डेजिग्नेशन मिल जाएगा। वो अचानक 41 वर्ष के बाद 2006 में आदरणीय मुलायम सिंह जी जो थे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जी, उन्होंने पता नहीं कैसे सोचा और 500 रुपए से हमारी ये पेंशन शुरू की थी। और रोडवेज बस में एक व्यक्ति के साथ थी। हालांकि वो मैं प्राप्त भी नहीं कर पाया, उसमें भी कई लोगों के ऊपर आईपीसी की धाराएं लगी हुई थी। मेरे पर भी आईपीसी की 188 वगैरह धारा लगी थी। अच्छा। इस वजह से वो रुका गया। फिर वहां से आदेश हुआ। फिर 2012 में मायावती की सरकार जब आई है मुलायम सिंह जी के बाद, तो मायावती ने आती सबसे पहले इसी को खत्म किया। अच्छा। जो 500 रुपए की पेंशन थी उसको बंद कर दिया। अच्छा। बिल्कुल समाप्त कर दिया। फिर क्योंकि मुलायम सिंह जी का वादा था, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने 2012 में, तब उन्होंने इसी जेपी होटल में आगरा में बुलाकर 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन स्टार्ट की और 1 वर्ष का चेक अपने हाथ से दिया था। उसके बाद ये पेंशन शुरू हुई। इसका प्रभाव ये पड़ा कि राजस्थान में, एमपी में, अन्य प्रांतों में भी पेंशन मिलना शुरू हो गई और वो 3000 से बढ़कर 15000 तक अखिलेश यादव छोड़ गए और विधेयक पास कर गए। उसके बाद माननीय योगी जी, अब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 5000 2018 में बढ़ाए थे। इस समय उनको 20000 पर मिलता है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं, हालांकि 20000 आज की महंगाई को देखते कोई विशेष नहीं है। बिल्कुल। और मैं स्वयं काम करता हूँ। आज मेरी 65 वर्ष की उम्र हो चुकी है और मैं अभी भी फाइनेंस का काम करता हूँ DSA के रूप में। अच्छा। और मैं अभी भी जानता हूँ किस तरह से आर्थिक स्थितियाँ हैं, जितनी महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सुविधा के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं सभी लोग, MP वाले भी लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री से ये भी कोशिश की गई है कि कई बार ज्ञापन दिया गया है कि उनको स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष का सम्मान दिया जाए, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं थी। ये कह देना कि हम अचानक 20 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, कोई 3 महीने रहा, मैं 28 दिन जेल में रहा। जी। जहाँ तक खाने की बात है, 3 दिन तक खाना नहीं खाया था मैंने। जी। क्योंकि रोटी ऐसी थी, पतली दाल थी, कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। लेकिन 3 दिन के बाद जब भूख लगी तो हम 12-12 रोटियां खा जाते थे। तो ये सब जब आप बता रहे, जो आपने अभी बताया कि जब इमरजेंसी लगी, ये उस दौरान की बात है। अब मैंने जैसे सुना है कि जब भी इंदिरा गांधी जी का जैसे अब मर्डर कह सकते हैं, या फिर जब उन्हें गोली मारी गई थी, जब उनकी डेथ हुई थी, उस दौरान भी कुछ सुनने में आया था कि RSS के ऊपर एक अलग तरीके की दृष्टि। RSS का इससे क्या मतलब है?
अच्छा अच्छा। ये इनकी अपनी गलती थी। इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला को खड़ा किया था, भिंडरवाले ने बहुत गलत कार्य किया था, पाकिस्तान के साथ मिल गए थे, पंजाब को जैसे आज भी खालिस्तान की आवाजें उठती हैं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। मेरे पिता बताते हैं कि ये सरदार पटेल के समय पर भी ये आवाज उठी थी, लेकिन सरदार पटेल ने इस आवाज को दबा दिया था। आज के युग में भी आप देखें, कनाडा में लोग पहुंच के खालिस्तान की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस सिख समुदाय ने, मैं मानता हूं कि सिख समुदाय ने कोई अलग से धर्म नहीं बनाया था सिख का, बिल्कुल। ये एक आर्मी तैयार की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसने अपनी तीनों पीढ़ियां बलिदान कर दी बिल्कुल देश के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। क्या भाषा से हम अलग हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उनका नाम भी सुरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मेरा नाम नरेंद्र है। हाँ, मैं स्वयं पंजाबी, मेरी पत्नी सिख है। तो सिख धर्म कोई अलग से थोड़ी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। पंच प्यारे की स्थापना की और एक आर्मी तैयार की। ऐसी आदमी, उनका ये आह्वान था कि प्रत्येक फैमिली में से मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मुगलों के खिलाफ लड़ सके। बिल्कुल। तो मुगलों का प्रभाव था उससे। हमारे एक कर्तव्य होते थे, 2 छोटे छोटे बच्चे को 5 साल के और 7 साल के बच्चे को दीवारों में सिमवा दिया गया। कितनी त्रासदी देखी इस देश में, 1100 वर्ष गुलाम रहे, उसके पश्चात भी हम लोग नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? बिल्कुल। तो अंकल जैसे अभी आपने बताया कि जैसे अभी एक पेंशन तो चलिए एक रूप है जो इनकम ऑफ सोर्स है, और आपने बताया कि आप अभी भी इस एज में भी जॉब कर रहे हैं और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली चलानी है। तो आगरा में ऐसे कितने हैं लोग जो लोकतंत्र सेनानी हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सेम स्थितियों से गुजर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 41 वर्ष के बाद मुलायम सिंह के मन में आया, जी जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी के मन में आया, बिल्कुल पेंशन शुरू की। हमने मांगी तो थी नहीं, बिल्कुल, हमें स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमको पेंशन मिलेगी इस बात की। बिल्कुल। पुलिस तो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही थी उस समय। अच्छा अच्छा। लेकिन इतना अवश्य है कि ये पेंशन लगी तो इसकी सहायता तो मिली हमको। बिल्कुल। 20 आदमी हम नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत गुजारा तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जैसे आप बता रहे हैं, इसकी बात और बता दूं मैं आपको कि 41 वर्ष बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय हमारे साथ बहुत बुजुर्ग भी थे। तो मैं समझता हूँ कम से कम 70% लोग तो पहले ही परलोक सिधार चुके थे। आज भी संख्या 20-21% रह गई है। बिल्कुल। हालांकि मुलायम सिंह जी ने जो किया, जियो में जो पास किया कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमें गार्ड ऑनर मिलेगा, ये बहुत बड़ा सम्मान मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी पत्नी को मिलेगी। ऐसी सब जगह है, एमपी में भी, एमपी में 30,000 है, राजस्थान में भी 30,000 है। जी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती तो पेंशन बंद कर देती है। अच्छा। राजस्थान में भी पिछले 5 साल गहलोत साहब की सरकार रही, उन्होंने बंद कर दिया, छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया। अच्छा। हालांकि हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब फिर भाजपा की सरकार आ गई है, तो वहां पे प्रारंभ हो गई है। तो ये सब चलता रहता है। हम लोग कभी इस लालच में ये सोच के तो हम गए नहीं थे कि हमको पेंशन मिलेगी। वो तो अगर ये सबको पता होता कि पेंशन मिलनी है तो सारा आधा हिंदुस्तान जेल के अंदर होता। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो छोटे छोटे थे, हमको तो ज्ञान भी नहीं था। बिल्कुल सही बात है भाई। मेरी उम्र 15-15.5 वर्ष की रही होगी, 11th में पढ़ता था। जी जी। CIC में कचुआ वाले कॉलेज में। अच्छा। और जब मैं बाहर निकल के आया तो मेरे दोस्त पूछे थे कि मेरे से कहाँ गायब था। तो मेरे पिता की हमारी फैक्ट्री बर्बाद हुई, मेरे भाई साहब की नौकरी खतरे में पड़ी, लेकिन ईश्वर की इच्छा जो होना था उसके बाद फिर इंदिरा जी फिर आई। जनता पार्टी का शासन हुआ, सारी पार्टियां एक हुई, जनसंघ भी समाप्त हुई, सारी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। इंदिरा गांधी जी हार गई पूरी तरह और जनता पार्टी का शासन आया, मुरारी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, और बाकी सुंदर वातावरण बन गया था। लेकिन फिर वही अपना स्वार्थ, एक दूसरे पार्टी के विचार टकराने लगे और 2.5 साल सरकार चली। 2.5 साल के बाद फिर इंदिरा गांधी फिर जीत के आ गई। ये देश की स्थिति ऐसी है। हम लोग वोट देते हैं तो किस आधार पे देते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के अंदर संविधान में कितना खूबसूरत संविधान है। हमने पूलन देवी को सांसद बना दिया, और कहा हमने अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति बनाया। यानी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है कि इंटर क्लास पढ़े हुए व्यक्ति को चपरासी की नौकरी के लिए आवश्यक है उसका इंटर होना, इंटरमीडिएट पास करना आवश्यक है, तब आपको चपरासी की नौकरी मिलेगी। और देश के संसद में जाने के लिए आपको किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ही हम, इसीलिए आज हम आपके साथ हैं, आपसे ये सब चीजें इसीलिए जानना चाहते हैं अंकल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उस मंजर, मतलब जिन्होंने ये फेस तो किया होगा लेकिन ना उन्होंने कभी आके आवाज नहीं उठाई होगी। जैसे आपने बताया कि अभी बहुत ही लिमिटेड स्टेट्स है जहाँ पर पेंशन मिल रही है, बट बहुत सारी ऐसी जगहें भी होंगी जहाँ पर इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं गया होगा। और मुद्दा दिल्ली राज्य को नहीं मिली, गुजरात के जहाँ के मोदी जी उनको नहीं मिली। दिल्ली में अभी भी हमारा संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है हमारा। हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो कैलाश सोनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आगरा का। ऐसे सब जगह अध्यक्ष बने हुए हैं हम लोगों का। हमने कभी
एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लेकिन कम से कम मैं आदरणीय मुलायम सिंह को ये धन्यवाद दूंगा, पेंशन तो अपने स्थान पर है, कम से कम हम जोड़ तो गए, एक वर्ग तो खड़ा हो गया लोकतंत्र सेनानियों का। बिल्कुल। और अब भगवान इनसे, माननीय मोदी जी से या अपनी सरकारों से केवल ये निवेदन है, कोई स्वतंत्रता सेनानी तो समाप्त हो गए लगभग। जी। उनको 1.5% आरक्षण भी मिलता है। अब वो आरक्षण किस काम का, फ्री में जाता है। बेटर हो तो हमें स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दें। इसी प्रकार यही आज डिमांड चल रही है थोड़ी सी हमारे संगठन की तरफ से। बिल्कुल, वो तो ये अपने आप करें, इनकी इच्छा जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जी। तो बस आप भी वही कह रहे हो कि भाई सबका साथ सबका विकास, बस ये होता है कि एक आवाज उठाने वाला अगर स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर देगी तो हमारी सुविधाएं निश्चित बढ़ जाएंगी, सुविधाएं बढ़ जाएंगी और मानदेय भी बढ़ेगा। ये सम्मान राशि के रूप में मिलता है, इसको पेंशन नहीं कहना चाहिए, रिटर्न में सम्मान राशि है ये। अच्छा। हमें सम्मान राशि प्राप्त हुई है जो हमें हर महीने प्राप्त होती है। हमारा बलिदान था, मैं तो छोटा था, अनेक लोगों को तो इतना बलिदान किया है कि मैं आपको घटनाएं भी नहीं बता सकता हूँ। नहीं, मैं आपकी बातों से समझ सकती हूँ, मैं उन भावनाओं को समझ सकती हूँ और रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हम आज के टाइम में अगर हमें सड़क पे पुलिस वाला भी रोक ले जाए तो हम घबरा जाते हैं कि हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया, बेल्ट भी लगाई है, हाँ लाइसेंस भी है, सब कुछ है, पर वो मंजर जब हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं, जैसे हम बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स देखते थे उस टाइम की, हमें लगता था कि हाँ कुछ तो हुआ, और अभी भी देखते हैं तो हम भावुक तो हो जाते हैं वो पिक्चरें देख के। लेकिन जब हम किसी एक ऐसे इंसान से रूबरू होते हैं, मिलते हैं, या जैसे हम नेचुरली इंडियन आर्मी से मिलते हैं तो हम सल्यूट करते हैं, बट आर्मी है लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी फोर्स होती है। जैसे आप हो गए, आप ही जैसे आपका एक पदवी है लोकतंत्र सेनानी का, ऐसे ही एक आरएसएस है जिसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं, कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि आरएसएस क्या है और क्या लोग हैं? संघ शक्ति राष्ट्र शक्ति है ये। जी। हमारी संस्कृति को जीवित रखने का एक कारण है। मैं माननीय स्वर्गीय डॉक्टर हेडगेवार जी जो सर संचालक थे, उन्होंने 1925 में इसकी स्थापना की। मुझे ये भी ध्यान है, मेरे पिता बताया करते कि नागपुर के एक सम्मेलन में गांधी जी खुद कह गए थे कि जो कार्य में 22 वर्ष में नहीं कर पाया वो हेडगेवार जी के साथ, क्योंकि वहाँ कोई जाति धर्म इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। जातियों में तो हमने बदल दिया देश को अनावश्यक। बिल्कुल। भगवान कृष्ण की गीता भी तो यही कहती है। और जहां तक 84 के दंगे की बात है, अनावश्यक इंदिरा गांधी के साथ गलत। मैं इस बात को मानता हूं कि इंदिरा गांधी ने अपने अंतिम समय में अपना बलिदान किया, कोई माने ना माने, मैं इसलिए मानता हूं कि रॉ ने, जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत इतनी बड़ी संस्था रहती है, बिल्कुल रॉ ने क्लियर कह दिया था इंदिरा गांधी से कि आप अपने आसपास से ऐसी सुरक्षा हटा दो, आप मारी जाएंगी। ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इंदिरा ने उस समय सिखों को हटाया। हालांकि सिखों से अत्याचार हुआ वहां, बिल्कुल, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बिल्कुल। गेहूं के साथ घुन पिसता है, अत्याचार तो हुआ थोड़ा सा, लेकिन ये भी तो गलत था कि भिंडरवाला जाके पाकिस्तान से मिल गया। ये अपने जो डोभाल जी हैं, जो इसमें राष्ट्रीय सलाहकार हैं, ये बाकायदा ISI के एजेंट बन के पूरे स्वर्ण मंदिर के अंदर चक्कर लगा के आए। तब उन्होंने इंदिरा को कहा था, तब ब्लू स्टार जिसमें 57 सैनिकों की जान गई थी, मुझे आज भी अखबार का याद, तब भिंडरवाला मारा गया। आज इस समुदाय को खड़ा होना चाहिए। आइए, खालिस्तान कहाँ से अलग हो जाएगा? खालिस्तान अलग है क्या? गुरु गोविंद सिंह अलग। गोविंद किसको कहते हैं? कृष्ण का पर्यायवाची है ना, गोविंद राय नाम था उनका, वे क्षत्रिय थे भाई। गुरु नानक के टाइम पे क्या सिख धर्म था? 10 गुरुओं के बाद कोई सिख धर्म था? लेकिन ये बहुत कत्लेआम से हुआ, ये विदेशी ताकतों ने मिलकर और गलत लोगों, हमारे देश में आज भी बहुत विदेशी ताकतें हैं, बिल्कुल, जो आज हमारे देश को तोड़ने का कार्य कर रही, जो आज बांग्लादेश का हाल देखो। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जागना होगा भाई, ये देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। लेकिन हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। बिल्कुल। आज मुसलमान अपनी कंट्रियों में सुरक्षित नहीं है, देश के ऊपर जान दे सकता है, दिए आचार, बिल्कुल, उनको भी सोचना चाहिए। आज समय है मुसलमान को अपना विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ। आज बांग्लादेश में क्या, इन कंट्रियों की क्या है, पाकिस्तान का क्या है, इनका इतिहास क्या है? एक प्रधानमंत्री को बैठ के दूसरा बना, दूसरा गया तो भाग गया बाहर। हाँ। आज शेख हसीना को अपना देश छोड़ के यहाँ आना पड़ा, किसी देश ने उसको शरण नहीं दी, भारत ने उसको शरण। यहूदियों को भी भारत ने शरण दी, पारसियों को भी भारत ने शरण दी। हमारा देश तो ऐसा देश है
जो समरसता रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम करते नहीं है, ये वास्तविकता है। हिंदू समुदाय का लोग आज मेरे बड़े भाई, मेरे भांजे, मेरे भतीजे अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। आज गूगल का भी और बड़े बड़े सीए जो हैं हिंदू ही हैं सारे। विदेश में रहकर भी हमारे देश के लोगों ने नाम ही किया है ना, वहाँ बिजनेस ही बढ़ाया है ना, आतंक तो नहीं फैलाया ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आतंक के खिलाफ तो पूरे विश्व को खड़ा होना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल सही। 84 का दंगा भी बड़ा अमानवीय था, 47 का दंगा भी बड़ा अमानवीय था। 30 लाख लोगों की जान ली थी पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर, निर्दोषों को मारा था 30 लाख लोग। और जब स्वतंत्रता हुई थी, जब पाकिस्तान को अलग किया गया था, देश के 2 टुकड़े हुए थे, और उस समय भी कम से कम 15 से 20 लाख लोग मारे गए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, मारे तो इंसान ही मरा ना। ये क्यों नहीं सोचते? दोनों समुदाय को सोचना चाहिए। ये अंधविश्वास जो हमारे अंदर भरा हुआ है दुनिया भर का, ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आज हमें किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, मैं मानता हूँ, कहते हैं शास्त्रों में 4 धामों की यात्रा करने से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो। आज इंसान कौन से 4 धामों की यात्रा कर रहा है? पहला धाम देवालय, वहां आपको भीड़ मिलेगी मंदिरों में। दूसरा धाम चिकित्सालय, अस्पतालों में भीड़ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा धाम मंदिरालय, और चौथा धाम न्यायालय। इन 4 धामों की यात्रा कर रहा है देश का नागरिक, और मोक्ष को प्राप्त होगा। वो तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल वो एक मतलब एक लाइन सिर्फ चाहिए होती है दंगे फसाद और ये सब कराने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं हिंदुत्व की, जहां पर वो ये नहीं सोचते कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर कोई साइड में से मतलब मुसलमान भी जा रहे हैं, अरे यार इसने ना उस वाली जब दंगे हुए थे इसने ऐसे किया था, मतलब उसने नहीं किया था, वो पुरानी एक पीढ़ी ने किया था। देखिए, मुगल जो आए तो बाहर से आए। हाँ, मुगल शासक जो है वो लूटने ही तो आए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लूटा ही तो उन्होंने हिंदुस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूट लिया, और हम यही सोचते रहे कि भगवान शंकर अभी निकलेंगे। ऐसे शंकर जी नहीं निकले। ईश्वर मानव के रूप में काम करता है। ईश्वर कोई चमत्कार इस तरह से नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। हम आज लठ लेके भगवान के पीछे पड़े। बाकी बैरी मंदिर में देखो, कोई चल गया, कभी कोई 2 महिलाएं मर गई, कभी ये मर गया। आज हमें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। अगर पूजा करनी है तो अपने राष्ट्र की, अपने भारत की पूजा करनी चाहिए। राष्ट्र ही हमारा सबसे पहला ईश्वर है। बिल्कुल। जिस दिन हम ये सोच लेंगे उस दिन देश का उत्थान। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप अंकल, क्योंकि हम सब ये सोचते तो हैं कि पढ़ लेंगे, पढ़ के बाहर चले जाएंगे, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि पढ़ के। आज अगर आप यही चीज थोड़ा नोटिस करें कि लोग, जैसे आपने बताया, लोग जॉब करते हैं, बाहर जाके वो गाड़ी चलाएंगे, वो खुश हैं, पर वो जब हिंदुस्तान में रह के गाड़ी चलाएंगे और कोई कह देगा ड्राइवर की जॉब कर रहा है, तो वो एक मन में आ जाता है, यार नहीं ये वाली जॉब नहीं, ये वाला काम नहीं करना। मैंने तो BA कर रखी है, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मुझे तो फिर ऐसा ना, सब अंग्रेज बनना चाहते हैं ना। रीजन ये है ना, मुझे ध्यान है मैकॉले जो सब यहाँ पर आया था, जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति चल रही है, आज भी मैकॉले की शिक्षा पद्धति पर ही तो चल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। हमारी गुरुकुल और हमारी जो शिक्षा पद्धति जो है वो तो नहीं है ना। मुझे ध्यान है अच्छी तरह, मैकॉले रानी से क्या आया था, ब्रिटिश की रानी से। उससे पहले वो यहाँ पर होके गया था, उसका आप चैप्टर निकालेंगे गूगल में मिल जाएगा। उसने ये कहा था रानी से जाके, वहाँ लोग बहुत ईमानदार हैं, सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आप मुझे भेजो गवर्नर बना के, मैं ऐसी अंग्रेजी पढ़ाऊंगा कि इनकी पीढ़ियां हमारे पीछे। आज मुझे दुख होता है कि एक व्यक्ति 2 लाइनें इंग्लिश की बोल देता है तो बहुत पढ़ा लिखा हो गया। बच्चों के अंदर भेदभाव होता है, अरे तुझे इतनी इंग्लिश है। हाँ, वो तो है। आखिर 200 साल तक इंग्लिश अंग्रेजों ने मार मार के पढ़ाई है ना। तो थोड़ा सा अंकल हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे संघ की और शाखा की, क्या रहता है इसमें, किस तरीके से इसको किया जाता है? संघ की स्थापना 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी। उसके पश्चात परम पूजनीय सरसंघ चालक हमारे गुरुजी बने, गुरु गोलवलकर जी। संघ एक ऐसी पद्धति है जो राष्ट्र से जोड़ती है।
जो देश प्रेम की भावना से जुड़े। संघ का संसेवक कभी संस्कारों से युक्त होता है, वहाँ संस्कार मिलते हैं, देश के प्रति संस्कार मिलते हैं कि हमें देश में कैसे रहना, हमारी संस्कृति जो हमारी इतनी विशाल संस्कृति है, सनातन धर्म जो हमारा, और जिस तरह से आक्रमण हो उससे हमें कैसे बचना है। उस संघ में तो अब हर युवा को आना चाहिए, इसलिए भी आना चाहिए कि युवकों के पास टाइम नहीं, आज भौतिकवाद चल रहा है, भौतिकवाद की दौड़ में है सब लोग पैसा कमाने में, लेकिन प्रातः उठ के प्रातः ही शाखा में जाया जा सकता है, उसे शारीरिक बल मिलेगा। संघ की शाखा में अनेक प्रकार के ऐसे खेल होते हैं, तो आज मैं 65 वर्ष की आयु में कैसे जी रहा हूँ, संघ की शाखा में खूब खेला हूँ, मिट्टी में खेला हूँ, कबड्डी भी खेली है, चील झपट्टा, तरह तरह के खेल होते हैं, और वह संस्कार ही मिलते हैं, देश के प्रति, देश की भावनाओं के प्रति संस्कार मिलते हैं। परिवार में हम कैसे रहें, बड़ों का सम्मान कैसे करें, बिल्कुल बिल्कुल, छोटों को क्या शिक्षा दें, हमारी शिक्षा पद्धति भी बदलनी चाहिए, शिक्षा पद्धति आनी चाहिए। आप देखिए कोई भी देश नहीं, चाइना हो, जापान हो, रशिया हो, आप किसी भी देश को देख लो, कहीं भी इंग्लिश में डॉक्टरी की जाती है, कहीं MBBS किया जाता है, वो सब अपनी भाषा है। हमने इंग्लिश इतनी अडॉप्ट करी, ठीक है, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज सभी अच्छी होती भाषा है। उर्दू कितनी खूबसूरत भाषा है, उर्दू हो, हिंदी हो, हिंदी तो इतनी कनिष्ठ भाषा है कि अंग्रेज को अगर हिंदी सीखनी होगी तो उसको 6 साल लग जाएंगे, इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको 90 दिन चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, आज ये कंप्यूटर्स वगैरह जो आ गए हैं, इतनी बड़ी जो सैटेलाइट्स जो आ गई हैं, ये केवल संस्कृत की वजह से आ गई। 2 वचन होते हैं ना, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। बिल्कुल, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन। संस्कृत मातृभाषा है, बिल्कुल, संस्कृत भाषा में से ही सारी भाषाएं बनती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं, AIUI, समझते हैं ना, बिल्कुल। MIN मीना लिख लो, MEEN मीना लिख लो, साइकोलॉजी लिखने के लिए P साइलेंट आता है, नाइफ लिखने के लिए K साइलेंट आता है, लेकिन हिंदी के अंदर अगर E की मात्रा लगेगी तो E की ही लगेगी, छोटी E की लगेगी तो छोटी E की लगेगी, A की लगेगी तो A। ये पूर्ण भाषा है, आ से लेकर अंग तक व्याकरण के आधार पर संसार की कोई भी भाषा पूर्ण नहीं है, सबसे पूर्ण भाषा हिंदी भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो संस्कृत से निकली है, बिल्कुल सही बात, द्रविड़ भी है, सब है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं। इस हिंदी भाषा को तो राष्ट्रीय भाषा घोषित करके करना चाहिए। साउथ वाले पता नहीं क्यों बोलते हिंदी में, पिक्चर हम सारी हिंदियों में देखते हैं, जितने भी स्टार बने सब हिंदी डायलॉग बोल बोल के बने, लेकिन जब कार्यक्रम में जाते तो हिंदी छाड़ते। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहने का अर्थ है कि अपनी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता तो अपनी भाषा के लिए होनी चाहिए, हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। कहते हैं राधा कृष्ण जी जो थे पहले दूसरे राष्ट्रपति हमारे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जी, उनको 28 भाषाएं, भाषाओं का ज्ञान तो सभी को होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भाषाएं आप सीख जाएंगे अच्छी बात है। अब तेलुगु हो, बंगाल की बंगाली भाषा, महाराष्ट्र की मराठी भाषा, आप किसी का उच्चारण देख लो, किसी की व्यक्तिगत संज्ञा देख लो, सब हिंदी है कि नहीं है? बिल्कुल 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 है। तो हम पृथक कहाँ से हो गए? हम इन नेताओं की और इन बेवकूफ लोगों की बातों में आके जो तोड़ना चाहते हैं देश को, कि प्रांतों में बांट देते हैं, जातियों में बांट देते हैं। बिल्कुल, कौन सी जाति है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जातियों में बंटने की जगह हम सब हिंदू हैं, हम भारतीय हैं सबसे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर रहने वाला ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, पहले हम भारतीय हैं। वो हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम हैं तो सब हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, ये भाव मन के अंदर आना चाहिए। इसी भाव को पैदा करने के लिए, इसी भाव को राष्ट्र में स्थापित करने के लिए संघ कार्य करता है, इसके अलावा कोई दूसरी। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका यहाँ आने के लिए और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हमें एक्चुअली उस दौर तक लेके जाने के लिए जब आपने इतनी सारी डिफिकल्टीज सही। मैंने बोला ना, हम तो आज सुई भी चुभ जाए तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर आप लोगों ने तो वो मंजर देखा है जहाँ जेल, खाना और इतना सब कुछ। और हम स्टोरीज ही देखते हैं कि गांधी जी ने ऐसा किया, या भगत सिंह के बारे में जब हम सुनते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे भगत सिंह हैं, तो हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि संघ से जुड़ने के लिए सिर्फ एक भाव चाहिए, जो है कि आपको अपनी मातृभूमि के लिए भाव चाहिए, और आपको चाहिए कि मैं भारतीय हूँ,
आज हम यही कह सकते हैं कि हमें उसका एक उच्चारण चाहिए। हम किसी भी इकाई पर काम कर रहे हो, चाहे बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट काम कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम जिस दिन ये सोच लेंगे ना हम जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये भावना आनी चाहिए। आप जापान को देखो, हमारे 2 साल बाद आजाद हुआ है, वहाँ राष्ट्रीय बच्चों को देखो, बिल्कुल भी राष्ट्र तो पहले है ना, अगर राष्ट्रीय नहीं होगा बिल्कुल तो हम कहाँ रहेंगे? देश तो पहले है ना। बिल्कुल सही बात, देश के प्रति तो समर्पण होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात और देश के लिए एक बार तो क्या है, वो कहते थे ना 100 बार जान चली जाए तो भी कम है। 24 वर्ष की आयु भगत सिंह फांसी पे झील पे, क्या आयु है? अशफाक उल्लाह खां और आपके राम प्रसाद बिस्मिल, कितनी आयु थी इनकी, छोटे छोटे लोग, बच्चे ही तो थे। 24 वर्ष का व्यक्ति क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल। शादी के लिए उससे कहा तो उसने कहा कि मेरी तो शादी देश की आजादी की। बिल्कुल बिल्कुल। वो वही सब अब हम क्या करते, देखिए एक सबसे बड़ी बात ये है, मैंने अभी पिछले दिनों जब देखा है, मैं एक बच्चे को पढ़ाता था, मेरे मित्र का बच्चा था, तो एक दिन मैं उसको पढ़ाने पहुंचा तो मेरे लिए टॉफी लेके आया, अंकल आज टॉफी सर लीजिए। मैंने किस बात की? आज मैं फर्स्ट आया। मैंने कहा कैसे फैंसी ड्रेस में फर्स्ट आया? मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते। तो मैंने किस बात में फैंसी ड्रेस में फर्स्ट आया? बोले मैं शाहरुख खान बना था। कितना दुख होता है। अरे सुभाष चंद्र बोस बनाओ, भगत सिंह बनाओ। बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद बनाओ। बिल्कुल। अगर फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता करनी है, फैंसी ड्रेस की ये प्रतियोगिता भी होती है, फैशन शोज भी होते हैं, वो अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर। लेकिन कम से कम स्टूडेंट को इंटर क्लास तक, अब आज देख लीजिए जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज इंटर तक के, सारे फिल्मी गानों पर ड्रामे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य रहा हूँ, मेरा भी कार्यक्रम 99 का याद है सबको। महादेवी वर्मा के ऊपर मैंने गीत गा के कार्यक्रम कराए थे। ताज महोत्सव का भी मैं कलाकार रहा हूँ, मैं आकाशवाणी कलाकार हूँ। 93 से मेरे वहाँ से गीत भजन आता है, मेरी वीडियो भी चलती है, इस पर सोनोटेक को दे दी थी मैंने। और मेरे भजन भी यूट्यूब पर चलते हैं, हरि को मिलन डाल दीजिए आप जी। अब आगे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपकी शुभकामनाएं चाहिए कि नया चैप्टर मेरा बने यूट्यूब के लिए, फिर से गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना सब कुछ हमारे साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ये हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा भेंट है आपके लिए। अरे ये प्यारा सा भेंट बस स्वीकार कीजिए और आप हम अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम इसी तरह और बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ सके, उनसे बात कर सके, जिनसे हम जान सकें जो एक्चुअल पेन उन्होंने फील किया। हमारा पेन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। कार्यक्रम होगा हमारा, लोग सराहनीय का कार्यक्रम होकर रहता है। आपके शायद फादर इन लॉ भी मेरे साथ जेल में रहे हैं, आदरणीय राकेश महाजन जी भी जेल में रहे। मैं तो चाहता था कि आज उनको भी बुलाते, लेकिन भैया बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सभी लोग सराहनीय से मिलवाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन कार्यक्रम करेंगे कोई बड़ा, बिल्कुल तो आप लोग आइए अपनी टीम को लेके। बिल्कुल मैं चाहूंगा सभी मिले। मैं जिला अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन मैं तो छोटा हूँ, बहुत बड़े। हर वर्ष ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी 26 जून को हमारा सम्मान करती है। जी जी। प्रदेश कार्यालय में सम्मान तो उनको मिलता है, और सबसे बड़ा सम्मान तो हमें मृत्यु के बाद मिलेगा, जो गार्ड ऑनर मिलेगा। वो मंजर के लिए अभी बहुत टाइम है, उससे पहले हम आपके YouTube चैनल पे आपके बहुत सारे आने वाले नए लेटेस्ट गाने सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत